So hi everyone. First of all, am I audible? ओके सेशन स्टार्ट करने से पहले बस ऑडिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ओके तो बच्चों पिछली क्लास में हमने एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट करा था और मैंने एसिड्स को खत्म करा दिया था। तो दिस इज मानस खंडूजा और सेट टाइम बाउंड गोल पर मैं क्लास 11th एंट्रेंस की सीरीज में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11th एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसमें जो केमिस्ट्री 11th के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है वो मानस सर पिछले एक हफ्ते से क्लासेस उसमें ले रहे हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसमें हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग हमने खत्म कर दी और एसिड्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम एसिड के दूसरे भाई बेस के बारे में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम तीसरे भाई सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एसिड्स के बारे में अगर तुम्हें कुछ बातें याद है तो कमेंट्स में, मेन लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार जरा कमेंट्स में मिनरल एसिड का एग्जाम्पल लिख देना। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चे कमेंट्स में मिनरल एसिड का एग्जाम्पल एक लिख दें। ओके, जो जो कमेंट्स में मौजूद है इस समय जल्दी से मिनरल एसिड का एक आध एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। ओके, तो ये जो बच्चों यूट्यूब सीरीज चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? हाँ विजिबल है। ओके, और ऑडिबिलिटी इशू हो तो कमेंट से मुझे बता देना। तो ये जो रैंक बूस्टर सीरीज है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो इसमें देखो डेली लाइव लेक्चर हो रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हो रहे हैं, चैप्टर नोट्स मिल रहे हैं। कहाँ पे नोट्स मिलते हैं? आप पूछोगे सर नोट्स कहाँ मिलते हैं? तो एसटीबीजी का जो ऐप है ना उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का और वहां पे आपको हर वो चीज मिल जाएगी, हर फ्री मटेरियल, हर लेक्चर के बारे में अपडेट आपको उस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। मेरे टाइमिंग्स क्लास के 6:15 रहते हैं, आपको पता है मानस सर 11th एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं और बोर्ड के लिए 10th इंपॉर्टेंट है। 10th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी इस यूट्यूब सीरीज में हो रहे हैं। ओके, ऑफलाइन सेंटर आपको पता है वैष्णव कॉम्प्लेक्स के पास है, वहां जाके एनरोल कर सकते हो। जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फेब से, और ऑनलाइन तो एसटीबीजी एकेडमी ऐप के थ्रू आप कर सकते हो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके। अच्छा, तो मैंने सवाल पूछा था बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में मिनरल एसिड के कुछ एग्जांपल बताओ, तो कुछ लोगों ने बताया HCl और H2SO4। वेरी गुड, एक और बता दो चलो। एक रह गया HNO3। तो अगर मैं पुरानी क्लास की बात करूं तो बच्चों को थोड़ा बहुत अगर याद हो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, अगर आप पुराने सेशन में ना रहे हो, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था ना, थोड़ा टेक्निकल एरर था, इस वजह से सेशन डिले हो गया था। तो पिछले सेशन में मैंने एसिड्स के बारे में पढ़ाया था और एसिड्स को दो कैटेगरी में हमने पढ़ा। एक तो स्ट्रॉन्ग होते थे बच्चों, एक वीक होते थे। ठीक है, तो जो आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हो H2SO4, HCl और HNO3, वो सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से? वीक एसिड के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सारे एसिड जिनमें कार्बन होता है वो सब के सब वीक होंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों ये हमने पढ़ा। और हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा? अगर हम नए वाले सेशन की हम बात करें, जो हमने पिछले सेशन में क्या-क्या देखा, एक तो बच्चों एसिड बेस में अंतर देखा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। एक मैंने आपको एसिड की बेसिसिटी के बारे में पढ़ाया था, याद है? एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, याद आ रहा है? ये रिकैप हो रहा है बच्चों, अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बेसिस पढ़ेंगे, एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं मैं, और फिर हम अच्छे से बेसिस को देखेंगे। और कोई भी अगर आपको पुराने लेक्चर में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो बच्चों अगर आपको बेसिसिटी याद हो जो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा है, उसमें आपने देखा था कि एक एसिड सॉल्यूशन में जितने H प्लस देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। नाम एसिड पर कहलाती बेसिसिटी। ये फर्स्ट लेक्चर जब हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पढ़ा था तो उसमें, जो कि सैटरडे को हुआ था, उस दिन मैंने ये क्लियर करा था। तो बच्चों HCl कैसा है? एक मोनोबेसिक एसिड है। HNO3 बच्चों क्या होगा? HNO3 भी एक ही H प्लस देता है, वो भी क्या है? मोनोबेसिक है। पर अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो वो आपको 2H प्लस देता है। वो क्या देता है? 2H प्लस देता है।
तो वो कैसा हो गया? डाई बेसिक। बताओ इतनी बातें याद आ रही हैं? पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इतनी बातें याद आ रही हैं? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? अच्छा, अगर तुम मेरे लेक्चर में उस दिन प्रेजेंट थे, अगर तुम जल्दी से मुझे बताना उस दिन अगर प्रेजेंट थे, तो एक मैंने S3PO4 की बताई थी। जल्दी से मुझे ये भी बताओ कि ये जो S3PO4 है, इसकी बेसिसिटी कितनी थी? जल्दी से इसकी बेसिसिटी बताओ, S3PO4 की बेसिसिटी कितनी थी? ठीक है, मैं था उस दिन लेक्चर में, जिस बच्चे ने अटेंड करा होगा उसे याद होगा S3PO4 के बारे में सर ने पढ़ाया था। और उनकी उसकी बेसिसिटी कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से मुझे बताएं। और लाइक करते रहे भाई वीडियो को। सेशन में आते हो भाई, 2 ही लाइक है। जितने बच्चे प्रेजेंट है कम से कम वो लाइक करें। जिन्हें समझ में आ रहा है वो लाइक करें, जिन्हें कोई डाउट्स है वो भी लाइक करें। लाइक करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना लेक्चर में कितना बच्चा आ रहा है हमारे पास। ओके, और उस हिसाब से हम और मेहनत डालेंगे। तो बच्चों, S3PO4 मैंने आपको स्ट्रक्चर से भी समझाया था, जो कि आपको 11th में याद करना पड़ेगा कि ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। याद आ रहा है? ट्राई बेसिक याद आ गया? ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्लियर है? एक और चीज मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूं बच्चों, कि जो प्रोटॉन होता है वही H प्लस होता है। ये बात याद है कि प्रोटॉन को H प्लस कहते हैं। हमारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो H प्लस होता है उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम पर न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। पता है इतनी बात? एटॉमिक नंबर और मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। पर जब ये इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के चला गया, तो अब इसमें केवल एक प्रोटॉन रह गया, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। बताओ, रिकैप में किसी को कोई डाउट नहीं? अगर आपको इसके साथ-साथ कोई और फर्दर चीज़ें रिवाइज़ करनी है एसिड के रिगार्डिंग, मैंने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी केमिकल रिएक्शन एसिड बेसिस सॉल्ट्स के पार्ट 1 में पढ़ाया था। आज जो लेक्चर है वो हमारा बेसिस के ऊपर है, तो उसे स्टार्ट करें। बच्चों रेडी हो? कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताओ कि कौन-कौन बेसिस को पढ़ने के लिए रेडी। ठीक है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे लिख के दिखाएं कि सर अब हम बेसिस पढ़ने के लिए तैयार हैं। खट्टे-खट्टे एसिड्स हमने पढ़ लिए, अब कड़वे-कड़वे बेसिस पढ़ेंगे। एसिड खट्टे-खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं, याद रखना। कैसे भी याद रखोगे? नींबू खा लो एसिड होता है, पेस्ट चाट लो बेस होता है। कैसा होता है पेप्सोडेंट का पेस्ट? कड़वा-कड़वा होता है, टेस्टी नहीं होता। कोई बच्चे को टेस्टी तो नहीं लगता पेस्ट? ओके, इतना याद है? जो बेस पेस्ट करते हो वो बेस होता है, और आपका एसिड जो होते हैं वो नींबू हो गया, दही हो गया, इन सब में एसिड होता है। तो सबसे पहली चीज, बेसिस बच्चों सोपी होते हैं टच करने में, साबुन की तरह होते हैं, कड़वे होते हैं जो मैं आपको बता रहा था, और ब्लू लिथमस को रेड कर देते हैं। एसिड को याद करो तो एसिड खट्टे होते थे और रेड लिथमस को ब्लू करते थे। इतनी बात याद आ रही है? याद आ रही है इतनी बात कि एसिड जो थे वो लाल, ये गलत लिखा है इन्होंने। अरे अरे, ये गलत कैसे लिख दिया? दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस टू ब्लू। ठीक है, इस बात को करेक्ट कर लेना, ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी। क्या होगा? रेड लिथमस को ब्लू करते हैं, एसिड करते हैं ब्लू को रेड। ये क्या करते हैं? रेड को ब्लू करते हैं। बी से ब्लू, बी से बेस, याद रख लेना। तो एक बेस इज यूजुअली अ सब्सटेंस जो कि या तो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा किसी मेटल का। अब देखो कैसे समझना है। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरे इस चीज को देखना कि हम बेस को पहचानते कैसे। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूं NaOH, NaOH में ये एक मेटल है। क्या मेरी बात से एग्री करोगे कि NaOH में Na मेटल है? ठीक है, और ये एक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, OH आयन को हम हाइड्रोक्साइन आयन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हाइड्रोक्साइन होता है, तो ये एक बेस है। ठीक है, ठंड हो गई है।
दूसरा एग्जांपल बच्चों, ये मेटल है बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेरिलियम 2 प्लस कैटायन बनाता है तो उसे 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए होंगे। तो क्या बच्चों ये भी एक बेस होगा? बताओ ये भी एक बेस होगा। इसी तरह से बच्चों एल्यूमीनियम 3 प्लस कैटायन बनाता है और हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ता है, तो ये बताओ बेस के एग्जाम्पल क्लियर हुए। ये बेस है, ये बेस है और ये बेस है। अच्छा, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। कुछ मेटल ऑक्साइड भी बेसिस होते हैं, उनको हम धीरे-धीरे देखेंगे, पर सारे मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी एक बेस है। अच्छा, 2 एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओ। एक 4 मैंने बता दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग 2 एग्जांपल कमेंट्स में लिखो। लिखो और एक बात याद रखना, जब हम आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो कोई यहाँ पर ये मत लिख देना कि इसका नाम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड होता है। ऐसा तो नहीं लिखते, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड तो नहीं लिखते से तुम लोग। ये एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड तो नहीं लिखता कोई, गलत बात हो जाएगी भाई। आयनिक कंपाउंड में 1 2 3 मेंशन नहीं करा जाता, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में होता है। तो कभी इसे ट्राईऑक्साइड लिखने की गलती मत कर देना, या ऐसे डाईऑक्साइड लिख के आ रहे हो, ट्राई हाइड्रोक्साइड सॉरी। ट्राई, मोनो, ये सब ऑर्गेनिक के नेमिंग में लिखी जाती है, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो 2 कंपाउंड के नाम मेरे पास और है, KOH और LiOH। तो बच्चों चाहे वो एक मेटल और एक हाइड्रोक्साइड अगर मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो बेसिक नेचर शो करता है, वो कभी भी एसिडिक या फिर न्यूट्रल नेचर शो नहीं करेगा। ठीक है। अब बच्चों, अब आप लोग क्या है, आप लोगों को ये बात पता है कि बेसिस और एल्कलीज में फर्क होता है। बेस और एल्कली दोनों अलग चीजें होती हैं। कितने बच्चों को ये बात पता है? बेस और एल्कली दोनों एक वर्ड नहीं है। एल्कली एक अलग चीज होती है, बेस एक अलग चीज होती है। कितने बच्चों को ये बात पता है? यस लिख के मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर हमें पता है बात, कि हाँ बेसिस और एल्कली दोनों सेम वर्ड नहीं है। ये दोनों सेम वर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? सिलॉग्सिस, क्या कहते हैं, सिलॉगिज्म, सिनोनिम। सिनोनिम नहीं है ये दोनों, सिनोनिम कहते हैं ना इंग्लिश में। तो बच्चों यहां पर हमेशा याद रखना, एल्कली उन बेसिस को कहा जाता है जो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो बेसिस दैट आर soluble in water आर कॉल्ड एल्कलीज, और जो पानी में नहीं घुलते उनको हम एल्कली नहीं कहते। तो अगर तुमने सेट्स थोड़ी पढ़ा होगा, अब तुम 11th में किसी ने सेट्स वेन डायग्राम होता है, तुम्हारे 10th में सेट्स होता है क्या बच्चों? मुझे 10th का मैथ याद नहीं आ रहा, क्या सेट्स और वेन डायग्राम होते हैं मैथ में? किसी ने देखे? मुझे 10th का मैथ की बात याद नहीं आ रही, मुझे बताना ये सेट्स और वेन डायग्राम तुमने सुना है क्या? अगर किसी बच्चे ने सुना हो 10th में तो मुझे इस बारे में जरूर बताएं, तो फिर मैं उसका एग्जाम्पल देके तुम्हें यहाँ पर सेट्स की भाषा में ये लाइन समझा दूंगा। ठीक है ना? अगर होता हो 10th में, तो ऐसे याद नहीं आ रहा कि सेट्स और वेन डायग्राम 11th में है, 11th में तो होता है, 10th का मुझे ऐसे भी याद नहीं आ पा। तो बच्चों अब दूसरी बात ये कंफर्म करके मुझे ये इस पे आओ, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन से बेसिस एल्कली हैं और कौन से आपके क्या हैं, नॉन एल्कली? तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। कैसे याद रखोगे? देखो, अगर आपको पहला ग्रुप याद है, हर बच्चे को पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप याद है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको याद करने की टेक्निक क्या टेक्निक है? हाय लीना ने हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसे इस तरह से याद करते हैं, हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, वो तो तुम अभी कर ही लोगे, पर इसमें कैसे बेस का इसका फर्क क्या है? अगर इन मेटल से आप बेस बनाते हो, दे आर ऑलवेज एल्कली। ओके, अगर इन मेटल का कोई भी आपको बेस देता है तो वो एल्कली ही कहलाएगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है,
कौन-कौन? फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तुम्हारे हाइड्रोक्साइड हैं, ये तो रेडियो एक्टिव होता है, इसको हम रिएक्शन में नहीं पढ़ते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम नहीं पढ़ते जब हम केमिस्ट्री पढ़ते। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब एल्कलीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? और बच्चों अगर कोई मेटल जो कि आपका ग्रुप 13-14 का है, जैसे एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड या फिर जो डी ब्लॉक में रहता है, ये सब के हाइड्रॉक्साइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं और पानी में घुलते नहीं हैं। तो आप इस बात को याद रखोगे, ये एल्कली नहीं होते और सारे के सारे ग्रुप 1 वाले एल्कली होते हैं। ग्रुप सेकंड में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, पर आपको इस बात को कुछ एग्ज़ाम्पल अभी याद रखोगे, बाकी एग्ज़ाम्पल धीरे-धीरे 11th-12th में आपको सिखाए जाएँगे। कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल याद रखोगे? ये जो सारे ग्रुप 1 वाले हैं, इन्हें हम एल्कलीज़ कहेंगे, ये सब पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं। कॉपर, आयरन और एल्यूमीनियम के हाइड्रॉक्साइड पानी में नहीं डिसॉल्व होते। इतनी बात अगर आप याद रखते हो, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है ना? अब ऐसे तुम सारे तो अभी याद नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम 10th क्लास में हो। 11th में आपको पूरा एक रूल सिखाया जाएगा जिससे आप आराम से बता सकते हो कि ये पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है? ओके। तो बच्चों कुछ और एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं जैसे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि कुछ मेटल की ऑक्साइड भी बेसिक नेचर शो करती है। जैसे ये मोनो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड इन सब का भी बेसिक नेचर होता है। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? एल्कलीज। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल ये आपको दे रखे हैं और इनसॉल्युबल के आपको इतने याद करने हैं। एक और इसमें मैं लिख दे रहा कौन सा वाला? यहाँ पे था कॉपर हाइड्रोक्साइड। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं अभी 2 मिनट का एक पॉज़ लेता हूँ, आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है? सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड को हम एल्कलीज़ कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक हर किसी को बातें क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हमने जैसे एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे अब हम बेस की रिएक्शन पढ़ते हैं। क्विक रिकैप की अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स कुछ मेटल के सब मेटल के ऑक्साइड बेसिक नहीं होते। कौन से मेटल के होते हैं कौन से के नहीं होते ये आप 11th से पहले नहीं समझ पाओगे। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन मैं बता दूंगा, पर पूरी तरह से डिटेल में आपको नहीं जानना। ठीक है? एक सिंपल सी बात है, इसके सारे इस ग्रुप के सारे आपके बेस होंगे। ग्रुप 1 एक बहुत अच्छा मेटल का है, तो इसका अगर तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे रखा है, तो वो डेफ़िनेटली कैसा होगा? एक बेसिक होगा। इसके सारे के सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ग्रुप 1 का अगर तुम्हें मिल जाता है, तो वो सब के सब आपके बेसिक होंगे और अभी 10th और 11th एंट्रेंस के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। अब बच्चों बेस जो है वाटर से जब रिएक्ट करेगा, तो वाटर आपको पता है कभी H+ देता है और कभी H+ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो NaOH वाटर से एक अच्छा बेस है, तो वो वाटर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका Na+ और OH- बन गया। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, NaOH प्लस OH मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब H2O से रिएक्शन होती है, तो आपका H+ वो एक्सेप्ट यहाँ पे OH- निकल आते हैं और Na+ निकल जाता है, ठीक है ना? हमें OH- तो देता है बेस, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसी तरह से देखो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड 2 OH- देगा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड भी 2 देगा, एल्यूमीनियम कितने देगा? एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड हमें 3 हाइड्रॉक्साइड आयन देगा। बताओ कोई डाउट ज़रा-सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर सॉल्युबल क्या है और इनसॉल्युबल क्या है? ये डाउट एक बच्चे का है तो मैं अभी आपको बताता हूँ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। तो इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ आपकी डेली लाइफ से ताकि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों आप सब चॉक देखी आप लोगों ने? चॉक का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हर किसी ने चॉक को देखा?
कैल्शियम कार्बोनेट देखा है? हर किसी ने नमक को देखा है? NaCl फॉर्मूला होता है। बताओ पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या आपने इन दोनों चीज़ों को देखा है? चॉक, पहले पता नहीं तुम्हारे मार्कर चलते हो स्कूल में, पर चॉक तो देखी होगी। और NaCl सबने देखा है, घर पे नमक होता है। सॉल्ट को NaCl कहते हैं। बच्चों NaCl को पानी में घोल दो, वो सॉल्युबल है, वो घुल जाता है। क्या तुम्हारी चॉक पानी में घुल जाती है? नहीं घुलती। तो जो चीज़ें वाटर में घुल जाती हैं, उन्हें सॉल्युबल कहा जाता है, जो नहीं घुल पाती उन्हें इनसॉल्युबल कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? बताओ ये डाउट क्लियर हो गया? ऐसी चीज़ें जो वाटर में डिसॉल्व हो जा रही हैं, वो सॉल्युबल है, जो नहीं डिसॉल्व हो पा रही, वो इनसॉल्युबल है। ठीक है? तो बच्चों यहाँ तक अब देखो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हमेशा होगा। इसे ये कौन-सी रिएक्शन का टाइप है? कोई मुझे इस रिएक्शन का टाइप बता सकता है? मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई थी। याद है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन बच्चा बताएगा कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है? ज़रा इसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रा इस रिएक्शन का टाइम बताएँ। सॉल्युबल का मतलब घुल जाता है और इनसॉल्युबल का मतलब घुल नहीं पाता। घुल जाना होता है ना, सॉल्युबल मतलब घुल जाता है, ठीक है? और इनसॉल्युबल जो कि घुल या डिसॉल्व नहीं हो पाते। बताओ बच्चों ये रिएक्शन का टाइप कौन-सा हो रहा है? जब NaOH और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ज़रा इसे अच्छे से मेरे साथ देखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? आपको दिख रहा है Na+ और OH- आयन रिएक्ट कर रहा है H+ और Cl- के साथ। तो H+ ने Na+ की जगह ले ली, बन गया HOH और Na ने H+ की जगह ले ली तो बन गया NaCl। ये बच्चों कोई ये तो नहीं पूछेगा HOH क्या होता है? HOH वाटर को ही कहते हैं। हर बच्चे को पता है ना HOH वाटर होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे HOH नहीं पता? तो देख रहे हो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या इस बात में किसी को डाउट है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? ओके। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर कॉपर ने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में यहाँ पर कॉपर ने आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर कर कॉपर सल्फेट बना दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर है? तो बच्चों एसिड बेस की रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर वर्ड देते हैं, यानी कि अगर कोई एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें मैं 2 प्रोटॉन डाल दूं, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरह से एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और जब वो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बताओ इस बात में डाउट? क्यों इसे न्यूट्रलाइज कहते हैं? न्यूट्रलाइज का मतलब समझ गए? न्यूट्रलाइज करने का मतलब समझ गए? कोई इंसान गर्म हो गया है, उस पे पानी डाल दो ठंडा हो जाएगा। तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया ना, गर्म को ठंडा डाल दो, एसिड को बेस डाल दो। तो अगर हम किसी चीज़ में उसका जैसे प्लस में माइनस डालें, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, इसी तरह से एसिड में बेस डालते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है और इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। बताओ कोई डाउट? ओके। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर मैंने नेट आयनिक रिएक्शन नाम की एक चीज़ लिखी। ये थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इसे इस समझने में दिक्कत हो तो मुझे रोक देना, मैं दोबारा बता दूँगा। तो नेट आयनिक इक्वेशन क्या होती है ज़रा मेरे साथ देखना। आपका KOH HCl से रिएक्ट कर रहा है और KCl और वाटर बना रहा है, ठीक है? ये रिएक्शन मैंने लिखी ये एग्ज़ाम्पल किसका है? न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है। KOH को मैं K+ और OH- लिख सकता हूँ बच्चों। एक आयनिक कंपाउंड है, जब पानी में होगा तो टूट जाएगा। HCl को मैं
H प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ। KCl को मैं K प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ। बच्चों वाटर आयनिक कंपाउंड नहीं होता, इसलिए मुझे उसे H2O लिखना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये जो मैंने थोड़ा-सा टफ पार्ट लिया है बच्चों, थोड़ा-सा आपके लिए लेवल अप किया है, पर ये भी ज़रूरी होता है। बताओ इस रिएक्शन को लिखने में किसी को डाउट है? यहाँ तक जो मैंने लिखा, क्या किसी को डाउट है? थोड़ा-सा मुश्किल पार्ट है, पर अगर आपको डाउट हो तो मैं फिर से बता दूँगा। बताओ, इस रिएक्शन को लिखने में डाउट? जो मैंने लिखा आयनिक। ओके, तो बच्चों अब एक मुझे बात बताओ, क्या मैं दोनों साइड से इन वाले आयन्स को काट सकता हूँ? ठीक है, तो क्या ये नेट आयनिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी? बहुत ध्यान से देखो, क्या ये नेट आयनिक इक्वेशन नहीं? तो एसिड और बेस की असली में रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो मेन रिएक्शन होती है एसिड के H प्लस को बेस के OH माइनस न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाना। और ये जो आयन कट जाते हैं ना, उन्हें स्पेक्टेटर आयन कहा जाता है। स्पेक्टेटर वर्ड सुना है आपने? जो स्पेक्टेटर होते हैं दर्शक। दर्शक मतलब देखने वाले। अब जो मैच देख रहा होता है, वो थोड़ी खेल रहा है, वो तो बस ज्ञान दे सकता है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आवाज़ें दे सकता है, चिल्ला सकता है, हूटिंग कर सकता है, पर है तो वो स्पेक्टेटर आयन ना। तो जो आयन्स दोनों साइड रिएक्शन के कैंसल हो जाते हैं, जिनका केवल देखने का रोल होता है, उन्हें स्पेक्टेटर आयन्स कहा जाता है। और एसिड बेस की रिएक्शन में ये मेन आयन होते हैं और ये स्पेक्टेटर आयन होते हैं। थोड़ा-सा टफ टॉपिक था, अगर डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। स्पेक्टेटर वर्ड होता है, हिंदी में वर्ड होता है इसका दर्शक। इससे समझ सकते हो जो मैच में आपकी ऑडियंस होती है वो स्पेक्टेटर होती है। वो देख रही है, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो ये आयन्स केवल देखते हैं, इनका रोल नहीं होता। तो अगर नया जॉइन करा है बिल्कुल अभी और ये पार्ट समझ में आ गया, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लाइक कर दो, चैनल से सब्सक्राइब करो तभी कमेंट कर पाओगे। बिना सब्सक्राइब करे कमेंट नहीं है, देख लो कमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए ऑन है बस। ओके, तो बच्चों तीसरी रिएक्शन जो होती है, वो होती है रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ऑक्साइड यानी जिसमें ये वाला एनायन हो। तो बच्चों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एक एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं और ये आपका बेस से रिएक्ट कर कर एक मेटल कार्बोनेट और वाटर बनाती है। ठीक है ना? मतलब सॉल्ट और वाटर बनाती है। CO2 है तो मेटल कार्बोनेट बन रहा है, SO2 होगा तो मेटल सल्फेट बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? एसिड जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो हमारे बेस से रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, क्योंकि इनका नेचर एक एसिड की तरह है और एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही तो बनाते हैं। बताओ किसी को डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है? अच्छा बच्चों, इसके बाद एक ज़रूरी बात, आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि हमारी 4 तरह की ऑक्साइड्स होती हैं। मतलब अभी 10th क्लास तक आपकी 4 तरह की ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगी। बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है? तो ये यहाँ पर एक N2O और NO2 लिख लेना, वो भी आपकी न्यूट्रल होती हैं। HO कुछ नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एसिडिक नेचर शो करती हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO2 ये सब कैसी होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में भी होती हैं, इनका एसिडिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो कर ले। यहाँ पे आप BeO का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और ये आपके बेसिक ऑक्साइड हो। ठीक है? ये हमेशा मेटलिक रहते हैं और ये हमेशा नॉन मेटलिक रहते हैं, मोस्टली। ठीक है? पर इस बात की श्योरिटी आप, कुछ ऐसी भी होती है, एक्सेप्शन होंगे केमिस्ट्री में, तो वो आप क्लास 11th में अच्छे से देखोगे। ठीक है?
पर अभी के लिए आप इतना याद रखना, अगर नॉन मेटल का है तो वो एसिडिक होगा। यहाँ पे कोई डाउट? तो ये एग्जांपल्स प्लीज आप याद रखिए। न्यूट्रल ऑक्साइड का बार बार क्वेश्चन आता है, ये CO, N2O, NO2, ये सब कैसी है? न्यूट्रल ऑक्साइड है बच्चों। ये ना एसिडिक है ना ये बेसिक है, ठीक है। एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो करे। न्यूट्रल कुछ नहीं करता। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में फर्क होता है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल एक जैसा नहीं होता। इसको कैसे समझो? जैसे ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है, ठीक है। एक ऑलराउंडर बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, पर अंपायर थोड़ी कुछ करेगा, वो न्यूट्रल हो गया। अंपायर न्यूट्रल हो गया, पर एक ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है, यानी बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करने वाले एम्फोटेरिक होते हैं और कुछ भी नहीं करने वाले न्यूट्रल होते हैं। समझ रहे हो? न्यूट्रल और एम्फोटेरिक दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें। मैं फिर से बता देता हूँ। एम्फोटेरिक, अब मेरा शायद मेरे ख्याल से आपका कमेंट थोड़ा लेट आया था, पर अब समझ में आ गया। एम्फोटेरिक को ऑलराउंडर से समझ लो। जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे, वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मैं अगर बात करूं, तो वो बेस से भी रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, और एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, वो एम्फोटेरिक। बताओ, क्लियर हो गया? इसने रायन ने पूछा था, रायन आपको क्लियर हो गया? न्यूट्रल कुछ भी नहीं करता, एम्फोटेरिक दोनों का काम करता। यहां पे क्लियर? ओके। अब बच्चों अमोनिया सबको पता है, जरा मुझे बिना देखे अमोनिया का फॉर्मूला बताना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट्स में अमोनिया का फॉर्मूला लिखना। अमोनिया गैस क्या होती है? जल्दी से उसका फॉर्मूला लिखे। ओके। तो बच्चों अगर आपने लिख दिया है अभी, तो आप सभी को पता होगा कि NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। और जब कोई भी बेस अमोनियम सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनमें NH4 कैटायन हो। तो अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, इन सब सॉल्ट से अगर हमारा बेस रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। और इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब है दम घुटने वाली। अगर किसी NH3 जब इवॉल्व होगी ना, तो तुम्हारा दम सा घुटने लगेगा, तुम्हें इरिटेशन होगी। NH3 की ओडोर ऐसी होती है, थोड़ा दम सा घुटता है। पंजेंट मतलब दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है हमें। तो इस सफोकेशन वाली स्मेल से हम इस रिएक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे बेसिस जब भी अमोनियम के सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं, अमोनियम के सॉल्ट वो होंगे जिसमें NH4 पॉजिटिव नाम का कैटायन है। तो एग्जांपल के लिए NH4Br हो गया, NH4Cl हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 जिसे आप अमोनियम सल्फेट कहोगे। इन सब से रिएक्शन अगर हमारा बेस कर रहा है, तो वो NH3 गैस को इवॉल्व करता है। और हम इस बात की पहचान कर सकते हैं, अगर सफोगेटिंग स्मेल आ रही है, बर्दाश्त के बाहर एक स्मेल हो रही है जिससे हमारा दम घुट रहा है, तो NH3 गैस इवॉल्व हो गई। क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर होगी। ओके, चल आगे बढ़ते, मूविंग अहेड। अब बच्चों जिस तरह से एक एसिड स्ट्रांग होता है, उस तरह से हम बेसिस को स्ट्रांग और वीक में कैरेक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम धीरे धीरे बताएंगे। आपको पता है, जैसे एसिड की स्ट्रेंथ बताई जाती है, जितने H प्लस वो दे रहा है, तो बेस जितने OH माइनस आयन देता है, वो डिसाइड करता है बेस की स्ट्रेंथ को। जैसे मैं बात करूं, अगर एक NaOH है और वो Na प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, इसी तरह से एक KOH है, वो K प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। तो जो ज्यादा OH माइनस देता है, वो एक अच्छा बेस होता है, ठीक है।
और जो कम OH माइनस देता है वो एक वीक बेस होता है। ठीक है ना? तो जो आपके बहुत सारे OH माइनस आयन दे रहे हैं, पूरी तरह से टूट जा रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है वो वीक बेस कहलाता है। वीक बेस का एग्जाम्पल आपका NH4OH हो गया या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बताओ, कोई डाउट है? और अच्छे से भी समझाता हूँ, पहले मुझे डेफिनेशन देखो, ये वाला पार्ट तीनों पॉइंट क्लियर हुए? ओके, तो बच्चों इसको और अच्छे से समझने के लिए आप याद रखेंगे, जो एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप कहोगे सर एल्कली मेटल, मैंने अभी आपको ग्रुप 1 के मेटल्स लिखाए थे, कौन कौन से थे? LiOH, KOH, NaOH, और कौन कौन लिखाया था मैंने? जल्दी बताओ। सीजियम हाइड्रोक्साइड, एक और था लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। तो बच्चों ये पांचों हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में होंगे। इसी तरह से अगर पी ब्लॉक का है, जैसे एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, तो वो सब वीक बेस होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये पांच, जो कि एल्कली मेटल के बेसिस है। क्लियर हो गया? ये वाले मेटल्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं। बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है? हाँ। अब बच्चों जिस तरह से, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, कोई भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे किसी भी पॉइंट में तुम्हें डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उसे पढ़ के तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। द एसिडिटी क्या होती है बेस की? तो बच्चों जैसे बेस एसिड की बेसिसिटी होती है, वैसे बेस की एसिडिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, NaOH जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो एक OH माइनस देता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 1 के बराबर है। अगर मैं MgOH होल ट्वाइस की बात करूं, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो दो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई बच्चों? जरा कमेंट्स में मुझे बताना। मैंने पॉज लिया है, जल्दी से लिखो, एसिडिटी कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी एसिडिटी होगी 2। क्या होगी इसकी एसिडिटी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी एसिडिटी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी? बताओ कितने हाइड्रोक्सिल आयन लिखूं यहाँ पे? 1 2 3, क्या रहेगा? जल्दी से इसकी एसिडिटी कमेंट्स में मुझे बताएं, तो फिर मुझे लग जाएगा कि हर बच्चे को एसिडिटी और बेसिसिटी क्लियर हो गया। ठीक है? ओके, तो सब बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए, 2 बिल्कुल सही है। और इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। तो एसिडिटी में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये आपका मोनो एसिडिक है, अगर इसे लिखने के लिए है तो ये मोनो एसिडिक है। ये आपका डाई एसिडिक है। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा ट्राई एसिडिक। ठीक है ना? है तो ये बेस, पर इसकी एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है, तो ये थोड़ा सा उल्टा पार्ट होता है, पर इसमें घबराना मत। अब यूजेस की बात करें तो तुम्हें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के काम आता है, कागज बनाने के काम आता है। तुम NaOH के बारे में पूरा पढ़ोगे, इसका एक पूरा हम लेक्चर होगा जिसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में NaOH का डिस्कशन करेंगे। पर कुछ इसके यूजेस देख लो, यूजेस आ जाते हैं एग्जाम में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब में गए हो बच्चों, तो जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो हर शेल्फ पर एसिटिक एसिड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl, HNO3 और H2SO4 पढ़ा होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री की हर शेल्फ पर पड़ा होता है। अगर एक अच्छा स्कूल है, नॉर्मल स्कूल भी है ना, तो हर बच्चे जो पेयर में होंगे उनको हर किसी को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक बोतल मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट वॉशिंग और एसिडिटी सॉइल की रिमूव करने में यूज होता है। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ इनमें से बेस कौन नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 20 मिनट्स हम क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी पार्ट हमारा बेसिस का लगभग हो गया है। कोई अगर डाउट आपको रहा हो कि बेस में क्या अंतर होता है, बेस की रिएक्शंस में एसिडिटी क्या होती है, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में ही बता दें। तो इसका आंसर मुझे किसी ने बताया डी। किसने बताया, चेक करो जरा। मेरे पास डी आया है, रायन का आंसर डी आया है। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये एक बेस है। हमने देखा ये भी एक बेस है, ये एक बेस होता है। इथेनॉल, जब आप, ये इथेनॉल है, ठीक है ना, इसको अगर आप सही से पढ़ोगे तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तुम्हारे पास जब तुम कंपाउंड्स पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ोगे ना, अल्कोहल्स पढ़ोगे, तो उसमें इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इथेनॉल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, इथेनॉल होता है, इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और इसके बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो आगे जाके जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो इसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। पर ये आपका 12th का पार्ट होगा। क्लास 12th में जब आप जाओगे ना, तो आप पढ़ोगे थोड़ा सा एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करते हैं। अभी नहीं पढ़ोगे, 10 12वीं में पढ़ोगे। पर ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट नहीं, सब एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता इसमें मुश्किल आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक एक करके मुझे बताना। सबसे पहले, ड्राई HCl गैस में अगर मैंने लिथमस पेपर डाला, तो बताओ क्या होगा। ब्लू लिथमस रेड होगा, रेड लिथमस ब्लू होगा, या कुछ नहीं होगा। जल्दी से फर्स्ट वाले का आंसर कमेंट्स में लिख दे। कुछ नहीं होगा, एक बच्चे ने आंसर लिखा है कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। जब HCl गैस की हम बात करते हैं, तो बच्चों ये एसिडिक नेचर नहीं शो कर पाती, क्योंकि ये H+ नहीं देगी। HCl गैस आपके H+ आयंस नहीं देती। पर जब हम HCl गैस में वाटर डालते हैं, तब हमें H+ मिलता है। तो ड्राई HCl, नो इफेक्ट, इसका आंसर होगा नो इफेक्ट। अब दूसरा बताओ, NH3 गैस डाला है, तो क्या होगा, ब्लू लिथमस रेड होगा या रेड लिथमस ब्लू होगा। HCl गैस बच्चों याद रखना, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट होता है। HCl जब गैसियस स्टेट में होता है तो वो कोवेलेंट होता है, और HCl जब एक्वस स्टेट में होता है तब वो आयनिक कंपाउंड होता है। पता है बात, मतलब कितने बच्चों को पता है। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है जब वो आपका गैसियस स्टेट में है, पर जब वो पानी में मिल जाता है तब वो आयनिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाले का इसका आंसर रहेगा, ये होगा बच्चा, रेड लिथमस को ब्लू कर देगा, क्योंकि ये बेसिक होता है। NH3 गैस मॉइस्चर बेसिक होती है, मैं बताऊं कैसे। देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। NH3 में अगर मैं वाटर मिलाऊं, क्या मिलाऊं, NH3 में वाटर मिलाऊं, सबको एडिशन करना आता है बच्चों। NH3 में एक, ये देखो, मैं H2O जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा। जब आप NH3 गैस में पानी मिला देते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैंने रेड लिटमस डाला, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट। इसी तरह से तीसरे वाले में क्या होगा।
क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है, एसिडिक वाले का क्या होगा? लेमन जूस एसिडिक होता है, तो ब्लू लिथमस को ये रेड कर देगा। कार्बोनेटेड वाला बताओ जल्दी से, कार्बोनेटेड वाला। कार्बोनेटेड वाले में आपको पता है CO2 गैस, CO2 गैस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो एसिडिक होती है, जब हम पढ़ रहे थे ना, एसिडिक होती है। जो आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डली होती है और उसका एसिडिक नेचर होता है, तो इसलिए ये क्या करेगी? ये आपके ब्लू लिथमस को रेड कर देगी। इसी तरह से दही में एसिड होता है लैक्टिक एसिड, ये भी ब्लू को रेड करेगा। साबुन आपको पता है बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए वो रेड को ब्लू कर देगा। ओके, तो इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इन आंसर्स को, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ऐप जब डाउनलोड करोगे ना तो ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। आपको मैंने समझा भी दिया, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी इसके आंसर इस पीडीएफ में अवेलेबल भी, तो जब डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगी ये पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जल्दी से। तो बच्चों, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो जिंक मेटल आपका एक रिएक्टिव मेटल होता है। जब वो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो वो ZnCl2 नाम का सॉल्ट बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो हमारा आंसर है हाइड्रोजन गैस। बताओ किसी को डाउट है इस बात पे? जो आपके मेटल होते हैं रिएक्टिव मेटल, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, तो आंसर 3 हाइड्रोजन गैस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है ए, बी और सी कौन कौन से कंपाउंड है। ठीक है, आपको एक्स के बारे में बताना है और अगर आप एक्स को बता देते हो तो आपको बताना है ए बी सी क्या रहेंगे। तो बच्चों हमें दे रखा है कि एक्स कंपाउंड जिंक के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक्स कंपाउंड HCl के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बी और H2O निकाल रहा है और एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर कर क्या बता रहा है? C और H2O बना रहा है। तो बच्चों एक्स जल्दी से बताए क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम ले और मुझे इसका जरूर आंसर बताएं सब लोग। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने कल पढ़ाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों देखो, एक्स हमारा NaOH होगा, एक्स हमारा NaOH है। कैसे पता लगा? अगर आप एनसीईआरटी सही से, मैंने रिएक्शन लिखी हुई थी, NaOH जब जिंक से रिएक्ट करता है तो वो बच्चों एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है ना, सॉल्ट बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। NaOH एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वंस अगेन सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है। तो यहाँ पर भी यही होगा, NaOH किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिडिक एसिड से।
तो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट। कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम एसिटेट। बच्चों हर कंपाउंड का फॉर्मूला मिल गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एक्स है। बताओ क्लियर हो गया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए आपका सॉल्ट है, बी भी सॉल्ट है और सी भी सॉल्ट है। तीनों सॉल्ट के नाम देख लो, सोडियम जिंकेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट और एक्स कंपाउंड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप कहो तो मैं आपको एनसीईआरटी का वो पेज भी दिखा दे रहा हूं जिसमें ये रिएक्शन दे रखी है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ कौन से पेज पे दे रखा है एनसीईआरटी के। एक मिनट। एसिड, एक सेकंड ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता एग्जाम में। तो बच्चों ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ये देखो जूम करता हूँ। ये एनसीईआरटी में दे रखी है रिएक्शन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। आप कहोगे सर मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों जिंक के साथ सॉल्ट दे रहा है? हाइड्रोजन गैस तो अभी कैसे रिएक्ट हो रही थी? अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोजन गैस, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिंक, तो भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इससे इसका एम्फोटेरिक नेचर दिखता है। एम्फोटेरिक नेचर हो गया ना, एक बेस के साथ रिएक्ट करके भी वही काम कर रहा है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हो रहा है। तो जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। यहाँ पे ये बात भी हमें क्लियर हो रही है कि जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे करके जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़े, रिएक्शन दे रखी है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। NaOH और HCl रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, NaCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, हमें दे रखा है अगर 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 को कितना करेगा ये हमसे पूछा है बच्चों। 10 को 8 कर रहा है तो 20 को कितना करेगा? अगर 10 ml के लिए आपको 8 चाहिए तो 20 के लिए कितना चाहिए होगा? 8 इंटू 2 16 आंसर होगा। ये तो यूनिटरी मेथड सबको पता है ना, ये तो पता है ना। चार अंकल चिप्स 20 रुपए में आते हैं तो 8 कितने में आएंगे? 40 रुपए में। कैसे बताया सर ने? डबल करके। जब ये डबल हो गया तो ये भी तो डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 16 ml। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट जरा सा भी। क्वेश्चन नंबर 6, हमें अगर इंडाइजेशन होता है तो हम कौन सी टेबलेट खाते हैं जिससे वो इंडाइजेशन सही हो जाता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स में बताएं। एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं।
गलत आंसर है। एंटीबायोटिक तो एंटीबैक्टीरियल या फिर बुखार-वुखार में खाई जाती है या जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इंडाइजेशन में ये नहीं खाएँगे। तो देखो इंडाइजेशन में होता क्या है, एसिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है? एसिडिटी की बात हो रही है बच्चों, क्योंकि जब हमारा ज़्यादा एचसीएल प्रोड्यूस हो जाता है, तो अब मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमें एसिड को खत्म करने के लिए किस चीज़ से रिएक्शन करनी चाहिए? बेस से रिएक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना? और एंटासिड ली जाती है। एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये अगर कोई इंसान खा ले या फिर बेकिंग सोडा होता है, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उससे इंडाइजेशन दूर होता है। सोडा-वोडा ले लेते हैं ना लोग, क्यों लेते हैं? क्योंकि एसिडिटी में आपको एंटासिड लेनी होगी। इसका आंसर है एंटासिड। एंटीबायोटिक यूज़ होती है, एंटीसेप्टिक तो तुम्हें पता है, एंटीसेप्टिक यूज़ होती है जब तुम्हारे चोट लग जाती है। एनाल्जेसिक होती है जब उसके लिए सुला देने के लिए किसी को, उस तरह की चीज़ों के लिए होती है ना। एनाल्जेसिक होता है मतलब एनेस्थीसिया होता है ना, उस तरह का होता है एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक यूज़ होता है जब तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे तुम्हारे रैशेज़ हो जाती हैं या फिर इधर कोई दाना वगैरह निकल जाता है, तो वो एंटीबायोटिक लेने से सही होता है। पर एंटासिड यूज़ होगी जब तुम्हारे एसिडिटी हो रही है। तुम्हें नहीं मतलब एजेड लोगों को धीरे-धीरे होती है, तो एंटासिड यूज़ होगी क्योंकि हमें जो एचसीएल ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, बॉडी में एचसीएल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और उसको आप कैसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो? एंटासिड लेकर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्यों इसका आंसर एंटीबायोटिक नहीं है और क्यों इसका आंसर एंटीसेप्टिक नहीं है? एंटीसेप्टिक तो डेटॉल हो गया, है ना? वो थोड़ी लेंगे और एंटीबायोटिक तब ली जाती है जब तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? तो आज के सेशन में मैंने आपके बेसिस को खत्म करा। अगला सेशन जो मैं लूँगा, जो कि वेडनेसडे को होगा, मंडे है आज तो वेडनेसडे को होगा, उसमें हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे जैसे कि बेकिंग सोडा और तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और खूब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा आपको पता है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को होगा और यही टाइम होगा बच्चों 6:15। अगर ज़रा-सा भी चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा, पर मैं इसी समय होती है केमिस्ट्री की क्लास, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। आज का लेक्चर सबको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट में बताना क्या परेशानी आई, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा हो तो, ठीक है? और मानस खंडूजा सर का लेक्चर क्या नाम है? हाँ, पर मानस सर को भूल मत जाना भाई, कौन लेंगे केमिस्ट्री? तुम्हारी 6:15 बजे मानस खंडूजा सर की क्लास होगी वेडनेसडे को। अगली क्लास सॉल्ट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है? और फर्दर देखो हमारा जो ये सेशन चल रहा है, वो रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर। 11th डिप्लोमा और एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जो तुम्हें नोट्स मिलेंगे ना, मैं अभी जो ये पढ़ा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तुम ये सोच रहे होगे। तो ये एसटीबीजी ऐप आपको ना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। देखो कितने एमबी का है, यहाँ पे एमबी तो नहीं लिखा, पर ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करोगे, एसटीबीजी का ये लोगो मिल जाएगा और कोई ऐप मत डाउनलोड कर लेना गलती से। यही आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करोगे, तो मटेरियल आप डाउनलोड वहाँ से फर्दर आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। टाइमिंग्स हर लेक्चर के दे रखे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के। मेरा डे होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। पिछला सैटरडे को लिया था क्योंकि रिपब्लिक डे पे छुट्टी हो गई थी इसलिए हमारा सैटरडे पड़ा था। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मानस सर की केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो डेली लाइव लेक्चर का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, ऑफलाइन बैच एक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? और उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर जाकर अगर अलीगढ़ में रहते हो, तो यहाँ जाकर कंफर्म कर लेना, एनरोल कर लेना। 1 तारीख से ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हो तो एएमयू क्लास 11th और डिप्लोमा का। और रैंकर बैच जो है वो 22 जनवरी से क्रैश कोर्स फॉर 11th स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन कैंपस आपको पता है, ये एड्रेस अलीगढ़ में है। मैं तो इस समय अलीगढ़ में नहीं हूँ, पर आपको ये एड्रेस पता है तो आप इज़िली वहाँ पर जा सकते हो। ऑनलाइन एसटीवीजी एकेडमी ऐप है, उससे आप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको आज की क्लास के नोट्स मिल जाएँ। तो आज मानस सर ने बेसिस पूरा खत्म करा दिया। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हो। पढ़ना
नोट्स अपने कॉपी में बनाना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आया, आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट्स में बताएँ कि सर हमें इस पार्ट को आप फिर से बताइएगा नेक्स्ट क्लास में अगर समझ में नहीं आया। ओके, बाय बाय। मिलते हैं वेडनेसडे 6:15 जब मैं पढ़ाऊँगा सॉल्ट्स एंड कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स।